चल कर दी बउआ विद्युत शक्ति है तो वह तो है विद्युत शक्ति है ना। सुनो बोलता है विद्युत शक्ति ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस विद्युत शक्ति को गौण ऊर्जा कहते हैं है ना। तो क्या कहेंगे पहले तो क्वेश्चन में आएगा इनमें कौन ऊर्जा का गौण संसाधन है तो टिक मारेंगे विद्युत। ठीक है ना। इनमें कौन ऊर्जा का गौण स्रोत है तो विद्युत। ठीक है। विद्युत भी आज प्रतिदिन लाइफ में बहुत उपयोगी ऊर्जा का स्रोत बन गया है। ठीक है। तो बोलता है कि प्रवाहम जल स्रोतों से उत्पन्न शक्ति को जल विद्युत कहते हैं। सुनिए लगातार बहने वाला जल से बनाया गया शक्ति को जल शक्ति कहते हैं यानी जल विद्युत कहते हैं। मतलब प्रवाहित जल स्रोतों से उत्पन्न शक्ति को कहते हैं जल विद्युत कहते हैं। जब विद्युत के उत्पादन में कोयला पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है या उपयुक्त है उसे ताप विद्युत कहते हैं। सुनो बउआ अब विद्युत भी कई तरह का है। जैसे एक हो गया जल विद्युत एगो कोची एगो हो गया जल विद्युत। ठीक है। एगो हो गया ताप विद्युत एगो कोची ताप विद्युत। इसके अलावा एगो हो गया नाभिकीय विद्युत। ठीक है। उसको कहते हैं परमाणु विद्युत। हाँ एक होता है परमाणु विद्युत। ठीक है परमाणु विद्युत। चलिए दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं क्या विद्युत जब प्रवाहित जल से विद्युत प्राप्त किया जाता है तो उसे कहते हैं जल विद्युत। जब कोयला पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से ठीक है जब प्रवाहित जल से विद्युत प्राप्त किया जाता है तो उसे कहते हैं जल विद्युत। ठीक है। जब नदियों पर डैम या बांध बनाकर बिजली प्राप्त किया जाता है तो उसको कहते हैं जल विद्युत। जब कोयला पेट्रोलियम ठीक है ना जब कोयला पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस ये सब के जला के बिजली प्राप्त किया जाता है तो कहा जाता है कोची ताप विद्युत। तो क्या कहते हैं ताप विद्युत या नाभिकीय विखंडन के द्वारा। ठीक है यानी आणविक खनिजों के विखंडन करके यानी आणविक खनिज सर जैसे यूरेनियम से अपार मात्रा में ऊर्जा निकलता है इससे ही बनाया जाता है कोची विद्युत है ना। तो जब नाभिकीय खनिजों को यानी जब आणविक खनिजों के विखंडन करके ठीक है ना जब आणविक खनिजों के जब आणविक खनिजों को विखंडित करके ऊर्जा प्राप्त किया जाता है तो वैसे विद्युत को कहते हैं कोची परमाणु विद्युत। ठीक है ना। यह भी ताप विद्युत का ही एक रूप है। मतलब आणविक खनिजों को क्या करते हैं ना इसे ऊर्जा निकालते हैं ऊर्जा से बना जल ग्रहण करते हैं गल। मतलब क्या होता है ना कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या यूरेनियम के विखंडित करके बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलता है उससे गर्म किया जाता है पानी वाष्प और उस वाष्प से बनता है टरबाइन चलता है और बिजली बनता है। ये एक तरह के आणविक खनिज से जो बनने वाला परमाणु विद्युत है ये जल विद्युत का ही ताप विद्युत का ही एक भाग है। इसका ताप विद्युत का ही एक भाग है। अब सर जी हमको जल विद्युत पढ़ा दीजिए। तब पहले तुमको पढ़ाते हैं जल विद्युत। अब तीनों को विस्तार से और तीन को तो कम से कम एक तो देखेगा ना। तो चलिए पहला कोची जल विद्युत पहला कोची हाँ ध्यान से देखिएगा। चलिए आज इतना बता रहे बुआ क्लास में अगले दिन उसे ही पूछेंगे। ठीक है ना। आप पीटेंगे और नहीं बताइएगा तो पीटेंगे पापा पास वीडियो भेज देंगे कि देखिए आपकी बच्चियाँ याद नहीं करके आई थी तो लात खाई है ना।
तब समझ में आएगा। चलिए, तो आज हम लोग देखने जा रहे क्या चीज? विद्युत। विद्युत में कौन चीज? जल विद्युत। परंपराओं से, ठीक है, परंपराओं से जल का प्रयोग शक्ति संसाधन के रूप में किया जा रहा है। आज से नहीं, प्राचीन काल से, प्राचीन काल से जल का प्रयोग शक्ति संसाधन के रूप में किया जा रहा है, ठीक है ना। प्रारंभ में जल से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पवन चक्कियों द्वारा किया जाता था। शुरू में जल से ऊर्जा प्राप्त करने का काम किससे होता था? पवन चक्कियों से। बाद में 20वीं सदी में सीमेंट, डायनेमो, ठीक है, और पोर्टलैंड सीमेंट द्वारा नदियों पर बांध बनाकर इसके पानी रोककर जल शक्ति बनाते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से सुनो जी। जैसे नदियों प्रवाहित जल शक्ति का प्रयोग आज से नहीं, प्राचीन काल से कर रहे हैं हम लोग। लेकिन पहले था ना कि नदियों पे डैम बना के बिजली नहीं बनाते थे। पहले था कि पवन चक्कियों द्वारा प्रवाह मतलब जल शक्ति का प्रयोग करते थे। लेकिन 20वीं सदी के बाद, कितनी सदी? 20वीं सदी के बाद से नदियों पर, ठीक है ना, 20वीं सदी समझ में आता है ना बउआ? यानी 1900 से लेकर 1999 तक। कौन सदी? 20वीं। इस हिसाब से अभी कौन सदी चल रहा है? 21वीं सदी, ठीक है ना। चलिए, तब 20वीं सदी के आरंभ के बाद नदियों पर सीमेंट के माध्यम से, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट के माध्यम से नदियों पे बड़े बड़े डैम बनाकर, ठीक है, उसके पानी को रोककर बिजली बनाते हैं। जल एक अक्षयशील और नवीकरणीय संसाधन है। ये हर साल गर्मी में सूख जाता है, फिर मानसून आएगा, फिर बरसेगा। मतलब ये वर्षा चक्र चलते रहता है ना। खाली जरूरत है पेड़ लगाने का। जरूरत है क्या चीज लगाने का? पेड़ लगाने का। तो जल एक कुछ है अक्षयशील और नवीकरणीय संसाधन है, जिससे उत्पन्न शक्ति प्रदूषण मुक्त होती है। जल शक्ति से जो भी बिजली बनता है ना, उसमें कोई प्रदूषण नहीं, ठीक है ना। जल विद्युत उत्पादन के लिए सदाबहानी नदियाँ अब आता कि सर सदाबहानी नदियाँ बोल दिए, नहीं समझ में आया। नदी दो प्रकार की होती है, ठीक है। एगो हिमालय नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सालों भर बहती है, उसको बारहमासी या सदाबहानी कहा जाता है। एगो होता है पठारी नदियाँ, भारत के प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ सालों भर उसमें पानी नहीं रहता है। बरसात के दिन में तुरते फुरते रहेगा, इन्ने उन्ने पूरा बाढ़ ला देगा, और गर्मी के दिन में मोड़ी जैसा नाली बहेगा, या वो भी नहीं, सूख जाएगा, दम सूख जाएगा, पानी नहीं रहेगा, पता नहीं रहेगा कि वहाँ पानी था, ठीक है ना। देखिए, तो सदाबहानी नदियों पर डैम बनाकर बिजली प्राप्त किया जाता है। बोलता है कि इसके उत्पादन की आर्थिक दशाएं जैसे संगठन, भौतिक विकास, वाणिज्यिक विकास, आबाद क्षेत्रों, बाजार, पर्याप्त पूंजी निवेश, परिवहन, इस सब पे डिपेंड करता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में पहली बार डैम का प्रयोग कब हुआ था, ठीक है ना। भारत देखिए, भारत में सन 1897 में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुआ था। ए बउआ, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? 1897 में। कहाँ पे? दार्जिलिंग में। कहाँ पे जी? दार्जिलिंग कहाँ पे है? सिक्किम में है कि बंगाल में है? उत्तर पूर्व है। 2 मिनट तक ठीक छोड़ दे रहे, 1 मिनट में। चलो, तो भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? 1897। इतना ही तक याद करके आइएगा, जितना पढ़ा दिए ना उतना ही याद करके आइएगा कल, ठीक है ना। बाकी जल संसाधन कल से पढ़ाएंगे। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग। सुनो।